जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो भौतिक विज्ञान की क्लास होगी और भौतिक विज्ञान में हम लोग बात करेंगे आज प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप गति के बारे में। इससे पहले मैंने आपको सरल रेखा में गति पढ़ा दिया है, जो भी फार्मूले होते, जो भी कॉन्सेप्ट होता मैंने आपको बता दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया था। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जीके जीएस की क्लास आपकी रेगुलर चल रही है, साइंस की क्लास आपकी चल रही है, हिंदी की आपकी रेगुलर क्लास चल रही है, मैथ की क्लास आपकी चल रही है, फिजिक्स की क्लास तो चल ही रही है आपकी, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास आपकी चल रही है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएँ। और दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है ना, बहुत ही शानदार क्लास होगी, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग कहते हैं कि जब कोई भी वस्तु फेंका जाता है, किसी भी वेग से फेंका जाए, चाहे जिस वेग से फेंक दें, जब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं किसी भी वेग से किसी भी दिशा में, वस्तु का वेग ना बदले, परिमाण ना बदले, दिशा लगातार बदलती रहे और वस्तु जो है वो वक्राकार पथ पर गति करे, एक वक्र पर गति करे, तब हम वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या बोला मैंने? मैं लिख देता हूं पॉइंट वाइज। जब वस्तु को किसी वेग से किसी दिशा में फेंका जाए और वस्तु वक्राकार पथ पर गति करे तथा वस्तु के वेग का परिमाण मतलब मान, वेग का परिमाण ना बदले परंतु दिशा लगातार बदलती रहे, तब वस्तु की गति प्रक्षेप गति होती है। प्रक्षेप गति कहलाती है। क्या लिखा मैंने लिखा कि जब वस्तु को किसी वेग से किसी भी दिशा में फेंका जाए और वस्तु क्या करे, एक वक्राकार पथ पर, टेढ़ी मेढ़ी पथ पर गति करे और वस्तु का वेग का परिमाण ना बदले। अगर आपने 40 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो वस्तु का जो वेग है वो 40 मीटर पर सेकंड ही रहे, लेकिन दिशा लगातार बदलती रहे, तब वस्तु की जो गति होगी इसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप गति। यहाँ तो मैंने परिभाषा लिख दिया है प्रक्षेप गति का, कि प्रक्षेप गति क्या होती है? जब भी कोई वस्तु वक्राकार पथ पर गति करेगा, वस्तु का वेग का परिमाण ना बदले, दिशा लगातार बदलती रहे, तब वस्तु की इस गति को हम लोग प्रक्षेप गति कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके पास बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम छत पर खड़े हो जाएं, छत से एक पत्थर को ले लें और ऐसे फेंकें, तो जो आप पत्थर को लेकर के फेंकोगे, मान लीजिए पत्थर है, पत्थर को आप फेंकोगे, पत्थर कुछ दूरी तक तो ऐसे सीधा जाएगा, उसके बाद क्या होगा? ऐसे गिर जाएगा, गिरेगा ना भाई। पत्थर को फेंकोगे तो पत्थर कुछ दूरी तक तो सीधा जाएगा, उसके बाद क्या होगा? गिर जाएगा। तो ये जो गति है पत्थर की, कौन सी गति है? ये प्रक्षेप गति है। इसके अलावा मान लो कि आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा है, उसका ईंधन, उसका पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसका इंजन बंद हो जाएगा। इंजन बंद होने के बाद मान लो ऐसे उड़ रहा था तो इंजन बंद हो गया तो क्या करेगा? धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, ऐसे धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा। तो वहां पर भी कौन सी गति होगी? प्रक्षेप गति होगी। तोप से गोला दाग दो, है ना, मिलिट्री वाले जो युद्ध होता है, आजकल तो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो जब तोप से गोला दागा जाता है तो गोला भी क्या होता है? ये मान लो तोप है, ये मान लो तोप है ना, तोप से गोला दागेंगे तो गोला ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर भी जो गोला है वो क्या कर रहा है? प्रक्षेप गति कर रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई भी वस्तु अगर वक्राकार पथ पर, एक कर्व पर गति कर रही है, उसका परिमाण, उसके वेग का परिमाण नियत है, लेकिन दिशा अगर लगातार बदल रही है तो वस्तु की इस गति को हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप गति। अब दिशा कैसे बदल रही है? ऐसे समझ सकते हो, पत्थर आपके पास था,
छत से आपने पत्थर को फेंका, पहले दिशा ऐसे थी, आगे बढ़ी दिशा ऐसे हो गई, फिर आगे ऐसे हो गई, फिर आगे ऐसे हो गई, लगातार दिशा आप देखोगे क्या होगी, बदल रही होगी, लेकिन वेग का परिमाण जो है वो बदलेगा नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप बोल दोगे कि वस्तु का जो यह गति है वो कौन सा गति है, प्रक्षेप गति है, नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन है। मैं आशा करता हूँ कि प्रक्षेप गति की परिभाषा तो आपको समझ में आ ही गई होगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है परिभाषा, आपको वैसे भी समझ में आगे आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी अगर आता है परिभाषा समझ में तो इसके जो कुछ फार्मूले हैं ना वो हमें समझ में आने चाहिए। और परिभाषा क्यों नहीं समझ में आएगी यार, इसमें कोई खास बात तो है नहीं, है ना। वक्राकार पथ पर गति करना, वेग का परिमाण ना बदलना, दिशा लगातार बदल जाना, यही तो प्रक्षेप गति है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात प्रक्षेप गति की। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक दो एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ ताकि आपके लिए सुविधा रहे, आपको आसानी से याद हो जाए कि प्रक्षेप गति आखिर क्या होती है। मैं लिख देता हूँ जैसे जैसे तोप से दागने पर, है ना, दागना लिख देता हूं, तोप से दागने पर गोले की गति, ये जो होती है प्रक्षेप गति होती है ना। दूसरा मैं लिख देता हूं ईंधन समाप्त हो जाने पर, ईंधन समाप्त हो जाने पर हवाई जहाज की गति। ठीक है, तीसरा मैं लिख देता हूं बल्ले से गेंद के टकराने की गति। आजकल तो आईपीएल चल रहा है ना, तो आप ये रोज़ देखते होंगे इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, प्रक्षेप गति के बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात प्रक्षेप गति की परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपके सामने लिख दिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब हम लोग बात करेंगे प्रक्षेप के समीकरण के बारे में। ठीक है, इक्वेशन के बारे में। आपको इस चैप्टर में बेसिकली कुल 3 फार्मूले ध्यान में रखने हैं, है ना। पहला आपका उड्डयन काल, दूसरा महत्तम ऊंचाई, तीसरा परास। ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये तीनों फार्मूले याद हैं तो आप न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ही आराम से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रक्षेप पथ, पथ मतलब रास्ता, प्रक्षेप पथ का समीकरण। प्रक्षेप पथ के समीकरण के बारे में हमें बात करनी है दोस्तों। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, है ना। ये होता क्या है, अब समझो बात को। देखो, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमारे पास ये मूल बिंदु है, हमारे पास एक पत्थर है, एक वस्तु है, एक पिंड है, जो भी आपको मानना है मान लीजिए। उस पिंड को हमने ऐसे फेंका, ऐसे हमने क्या किया, हमने उस पिंड को ऐसे फेंका। जब हमने ऐसे फेंका तो वो कुछ ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो लौट आएगा। क्यों लौट आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ जब हम फेंकते हैं तो वापस क्या होती है, नीचे की ओर ही आती है। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसे अपनी ओर खींचती है। कब तक खींचेगी, जब तक वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर होगा। ठीक है, तो हमने वस्तु को फेंका था। जब हमने फेंका वस्तु को तो मान लेते हैं कि उस दौरान वस्तु का वेग हमने कितना दिया, u दिया। वस्तु को हमने u वेग से ऐसे थीटा कोण पर, कुछ झुकाव पर हमने फेंका था। ऐसा भी नहीं फेंका हमने, बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं फेंका, हमने सीधा नहीं फेंका है, हमने कुछ कोण पर फेंका है। हमने कुछ कोण पर फेंका, कितने कोण पर, थीटा कोण पर फेंका है। वेग कितना दिया है, u दिया है। ठीक है, अब वेग जो होता है आपका सदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है, सदिश होता है। इसमें दिशा भी होती है, इसका परिमाण भी होता है। तो जब भी किसी भी सदिश राशि को हम किसी कोण पर फेंकते हैं ना, कुछ झुकाव पर फेंकते हैं, तो उसके 2 कंपोनेंट आते हैं, उसके 2 घटक होते हैं। मतलब इस u का 2 भाग हो जाएगा। एक भाग जो होता है उसको बोलते हैं ux, दूसरा जो भाग होता है उसको बोलते हैं हम uy। ठीक है, ux जो होता है इसको हम लोग क्षैतिज घटक बोलते हैं। कौन सा घटक, क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो uy होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व घटक। क्या बोलते हैं भाई, ऊर्ध्व घटक, वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो u के 2 भाग हो जाएंगे, एक ux होगा, एक uy होगा। ठीक है ना। अब ये जो ux और uy हैं, इसका मान क्या होगा,
यू एक्स जो होता है ये होता है यू कॉस थीटा, और यू वाई जो होता है इसका मान होता है यू साइन थीटा। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, इसको भी समझने की आवश्यकता है। हालांकि जब मैं आपको वेक्टर एनालिसिस पढ़ाऊंगा, सदिश विश्लेषण जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि घटक कैसे निकाले जाते हैं। हालांकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो भाई समझिएगा, ये आपने यू वेग से फेंका है ना, ये आपका यू एक्स है, यही तो है यू एक्स है, इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, और यही तो आपका वी यू वाई है, ये आपका यू एक्स है, ये आपका यू वाई है। हमें क्या करना है, हमें इस यू एक्स और यू वाई का मान निकालना है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, मतलब ये आपका क्या है, ये आपका यू वाई है। तो बहुत ही सिंपल है, ये आपका थीटा है। हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया तो ये 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ से हम लगा सकते हैं, हम एक बार लगाएंगे साइन थीटा, एक बार लगाएंगे कॉस थीटा, ठीक है। तो एक बार लगा देते हैं साइन थीटा। जब आप साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये थीटा है तो ये हो गया लंब, तो हो गया आपका यू वाई बटे में कर्ण तो 90 के सामने वाला ये वाला हो गया, और ये कितना है, ये आपका u है तो ये हो गया u। यहाँ से यू वाई की वैल्यू निकालोगे तो आएगा u साइन थीटा। क्या आएगा, u साइन थीटा, वही आपको यहाँ पर दिख रहा है, यू वाई बराबर कितना, u साइन थीटा। ऐसे ही अब की बार आप कॉस लगा दोगे। जब आप कॉस लगाओगे तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो थीटा ये है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो आधार आपका हो गया यू एक्स, कर्ण आपका तो u ही रहेगा। यहाँ से जब आप यू एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आएगा यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से यू एक्स और यू वाई का मान निकलता है। यू एक्स आपका क्षैतिज घटक है, इसका मान होता है यू कॉस थीटा। यू वाई आपका ऊर्ध्व घटक है, इसका मान होता है यू साइन थीटा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जब भी हम किसी वस्तु को किसी भी कोण पर फेंकते हैं ना, जब भी किसी वस्तु को किसी भी कोण पर फेंकते हैं तो वस्तु का जो ऊर्ध्व घटक होता है, यानी ये यू वाई, ये क्या होता है, ये लगातार बदलता रहता है। क्यों बदलता रहता है, क्योंकि ये धीरे धीरे पहले ऊपर जाता है, उसके बाद इसको नीचे आना होता है, तो इस लगातार बदलता रहता है। लेकिन यू एक्स जो होता है, क्षैतिज घटक जो होता है, वो पूरी गति के दौरान नियत रहता है, ठीक है। हम यहाँ से ये बोलने वाले हैं कि यदि टी सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी x हो, तब अगर वस्तु क्या करे, टी सेकंड में, टी समय में वस्तु के द्वारा तय की गई क्षैतिज दूरी, क्षैतिज मतलब ये क्षैतिज दूरी क्या है, x है, मतलब हमने वस्तु को फेंका था यू वेग से, वस्तु गया, जाने के बाद कुछ ऊंचाई पर जाएगा, वहां से फिर लौटेगा, मान लो ऐसे लौट कर ऐसे गिर रहा है, तो क्षैतिज जो दूरी है वो कितनी है, x है। अगर वो t समय में x दूरी तय करता है तब हमें इसके लिए कंडीशन निकालनी है। तो क्षैतिज दूरी अगर x है तो x बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्षैतिज दूरी बराबर क्या होगा, क्षैतिज वेग गुणे समय। तो हम यहां से कह देते हैं कि x बराबर क्या, क्षैतिज दूरी x बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक गुणे समय। भाई सीधी सी बात है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यही तो दूरी बराबर क्या होगा, क्षैतिज घटक, यानी क्षैतिज घटक किसका, वेग का। तो क्षैतिज घटक गुणे समय, क्षैतिज घटक आपका है यू एक्स, समय आपका है टी, यही तो। यू एक्स का मान कितना है, यू एक्स का मान है यू कॉस थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू में कितना, टी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अभी तक मैंने क्या किया वो मैं आपको फिर बता देता हूँ। मैंने एक वस्तु को लिया यू वेग पर, यू वेग से थीटा कोण पर फेंक दिया, फेंका तो वस्तु ऐसे गया, फिर ऐसे लौट के नीचे आ जाएगा। मैंने कहा कि हमने यू वेग से फेंका तो यू के दो घटक होंगे, दो भाग होंगे, एक होगा क्षैतिज घटक, एक होगा ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा होता है, ऊर्ध्व घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा होता है। फिर हमने कहा कि अगर वस्तु टी सेकंड में x क्षैतिज दूरी तय करता है, कितना, x क्षैतिज दूरी तय करता है, तब ऐसी सिचुएशन में x का मान कितना आएगा, x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, चलो t की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ, t बराबर कितना आएगा भाई, t बराबर आ जाएगा x बटे में कितना भाई,
एक्स बटे में यू कॉस थीटा, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। अब जैसे हमने क्षैतिज दूरी की बात की है वैसे हम ऊर्ध्व दूरी की बात करेंगे, ऊपर वाली दूरी की बात करेंगे। भाई वस्तु को हमने कोण पर फेंका है, जब हमने कुछ कोण पर फेंका है तो वस्तु कुछ ऊंचाई पर भी गया होगा और कुछ दूरी भी नीचे तय की होगी। कितनी दूरी उसने तय की है वो हमने निकाल लिया एक्स। अब कितनी ऊंचाई तक गया था वो भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह देते हैं यदि इतने ही समय में, कितने समय में, टी सेकंड में, यदि इतने ही समय में वस्तु द्वारा तय की गई ऊर्ध्व दूरी, ब्रैकेट में मैं ऊंचाई लिख देता हूं, y हो, तब अगर t समय में ही वस्तु द्वारा तय की गई ऊंचाई y हो तब गति के द्वितीय समीकरण से, मैंने आपको तीनों समीकरण बताया था, गति के द्वितीय समीकरण से दूसरा समीकरण मैंने लगा दिया। दूसरा क्या होता है, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वस्तु ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो g का मान क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा यानी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ऊंचाई आपकी कितनी है, y है, तो h की जगह पर y रख देंगे। u यहां पर क्या होगा, u तो आपका ऊर्ध्व वेग होगा यानी u y हो जाएगा, तो u की जगह पर u y हो गया। t तो आपका t ही रहेगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया भाई। y इक्वल टू क्या हो गया, u y का मान आपको अभी मैंने बताया, u y का मान u साइन थीटा हो गया, इंटू में t हो गया, माइनस में हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया। कुछ नहीं करना है, t की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, उसको लाके यहाँ पर रख दो। ठीक है, बोलोगे समीकरण 1 से, क्या बोलोगे भाई, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 की बात हमने कर ली है, तो समीकरण 1 से हम लाके t की वैल्यू रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू में u का मान है x, u कॉस थीटा, यही तो होगा, u कॉस थीटा माइनस हाफ g, t की वैल्यू है x बटे में u कॉस थीटा और इसका हो गया होल स्क्वायर। ठीक है ना, u से u कट जाएगा, साइन बटे कास क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स tan थीटा। क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे यू स्क्वायर होगा, कास स्क्वायर होगा, यानी कहने का मतलब टोटल आ जाएगा आपका जी एक्स स्क्वायर बटे में 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन आया है, यहाँ पर आप चाहते तो साइन थीटा बटे कास थीटा भी लिख सकते थे। ये जो आपका इक्वेशन आया है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल पाथ, यानी प्रक्षेप पथ का समीकरण यही होता है। इस समीकरण को देखकर हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और कहते ये हैं कि इस समीकरण में y में तो एक घात है लेकिन x में 2 घात है। इसका मतलब यह है कि जो प्रक्षेप का पथ होता है, यानी रास्ता जो होता है, प्रक्षेप गति का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है, वो परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार होता है। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो ऑप्शन दिएगा, आपके ऑप्शन में मिलेगा आपको परवलयाकार, पैराबोला के जैसा होता है। जो मैथ वाले बच्चे हैं वो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि परवलय जो होता है वो 4 तरह का बनता है। पहला आपका बनता है इस तरह का, दूसरा आपका बनता है इस तरह का, तीसरा आपका बनता है इस तरह का और चौथा आपका बनता है इस तरह का। और आपको ये वाला शेप बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा होगा। ये वाला जो शेप बना हुआ है ये इस परवलय के जैसा दिख रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। रीज़न ये देंगे कि y में 1 घात है, x में 2 घात है, इसीलिए इसको परवलयाकार बोलते हैं। और इसके बारे में सबसे पहले अगर किसी ने बताया था तो गैलीलियो ने बताया था। कौन बताया था, गैलीलियो ने बताया था कि प्रक्षेप का जो पथ होता है वो क्या होता है, वो परवलयाकार होता है। तो ये हो गई बात प्रक्षेप के पथ के समीकरण की। रेयर कंडीशन में आपसे पूछ लेता है कि प्रक्षेप के पथ का समीकरण क्या होता है, तो ये होता है, आपको ये ध्यान में होना चाहिए। कैसे आया मैंने आपको बता दिया, कुछ नहीं किया मैंने, u वेग से फेंका था थीटा कोण पर, 2 घटक इसके आए, ux और uy। ux का मान u cos थीटा,
यू वाई का मान यू साइन थीटा। इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, एक बार क्षैतिज दूरी निकाल लिया x, उसके बाद मैंने एक ऊर्ध्व दूरी निकाल लिया y निकालने के लिए मैंने गति का दूसरा समीकरण प्रयोग किया, उसी में लाके हमने t का मान रख दिया, हमें प्रक्षेप पथ का समीकरण मिल गया। ठीक है, तो ये हो गई बात प्रक्षेप पथ के बारे में। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले सीखने वाले हैं। पहला आपका होगा उड्डयन काल, दूसरा आपका होगा महत्तम ऊंचाई और तीसरा होगा आपका परास। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। बात आई समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रक्षेप गति। इसमें हम 3 फार्मूले जो आगे नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो पाए, वो भी हमसे जुड़ पाएँ। और आप क्लास को देख लेते हो, आप शेयर नहीं करते हो। जब आप शेयर करोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, हम भी और ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।